तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 11 जनवरी 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। बैंक कर्मचारी पूरे देश में फिर करेंगे हड़ताल, 2 दिन तक कामकाज रहेगा ठप। ट्विटर लाने वाला है एक मजेदार फीचर जिसके तहत बना सकेंगे टिकटॉक की तरह वीडियो। कोरोना की जांच को लेकर सरकार ने जारी किए नए गाइडलाइंस यानी नए नियम। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के कारण लग गया मिनी लॉकडाउन, साथ ही अब दिन में भी लागू रहेगी धारा 144। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत देश के कई बड़े नेता आए कोरोना वायरस की चपेट में। डॉक्टरों और पुलिसकर्मी पर भी भारी पड़ रही है इस बार की लहर। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के नियमों को किया गया सख्त, अभी बताएंगे विस्तार से। खतरनाक होती तीसरी लहर पे केंद्र सरकार ने जारी किया है अलर्ट। बीते रोज 24 घंटे में एक बार फिर से मिले हैं करीब 1,80,000 नए मरीज कोरोना वायरस के। इस वाली लहर का सबसे बड़ा है ये आंकड़ा। विमान से सफर करने वालों के लिए आई है बड़ी खबर, 20% उड़ानें होंगी रद्द। मशहूर एक्टर और लोगों की मदद करने वाले सोनू सूद की बहन शामिल हुई कांग्रेस में, लड़ेंगी पंजाब के एक सीट से चुनाव। सोनू सूद भी कर सकते हैं इसका प्रचार। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। बैंक कर्मचारी अगले महीने फिर करेंगे हड़ताल। 23 और 24 फरवरी को कामकाज रहेगा ठप पूरे देश में। जी हां, बैंक कर्मचारी आने वाले 23 और 24 फरवरी को एक बार फिर हड़ताल करने वाले हैं। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने मिलकर बैंक हड़ताल की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक हड़ताल में देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी हिस्सा लेंगे। असल में भारत सरकार कई सारे सरकारी बैंकों को प्राइवेट करना चाहती है। हालांकि सरकारी बैंक में जो काम करने वाले कर्मचारी है वो नहीं चाहते ऐसा हो, तो सरकार के इसी फैसले के खिलाफ यह हड़ताल की जाएगी। आपको बता दें इससे पहले भी 2 बार हड़ताल हो चुकी है इसी मुद्दे को लेकर। कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगी सोनू सूद की बहन मालविका सूद। आशंका है सोनू सूद कर सकते हैं अपनी बहन के लिए प्रचार। जी हां, सीएम चरणजीत चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू बीते सोमवार दोपहर मोगा पहुंचे और फिल्म एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर को औपचारिक तौर पे पार्टी में शामिल करवाया। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनू सूद के घर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मालविका सूद को मोगा से पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, सोनू सूद अपनी बहन के लिए प्रचार कर सकते हैं। ट्विटर ला रहा है एक मजेदार फीचर, अब टिकटॉक की तरह बना सकेंगे वीडियो। आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हां, यूजर्स के बीच लोकप्रिय बने रहने के लिए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर आए दिन नए नए फीचर अपडेट करता रहता है। अब खबर है कि यूजर के अनुभव को और मजेदार बनाने के लिए ट्विटर अपने ऐप पर एक ऐसा फीचर जोड़ रहा है जिसके इस्तेमाल से यूजर फोटो और वीडियो के जरिए ट्वीट पर रिएक्ट कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ये फीचर हूबहू टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील की तरह होगा। आसान सी भाषा में कहें तो किसी भी ट्वीट पर रिएक्ट करने के लिए टिकटॉक की तरह वीडियो बना सकेंगे। कई देशों में ये फीचर जारी भी कर दिया गया है, जल्दी अपने देश के लोगों को भी मिल सकता है। आपको बता दें इस फीचर का नाम होगा क्विक ट्वीट विद रिएक्शन और ये रीट्वीट मेनू में उपलब्ध होगा। अब कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए सभी लोगों की नहीं होगी कोरोना जांच। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जारी की है नई गाइडलाइंस। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार रोजाना नए नए कदम उठा रही है। इसी बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की जाँच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब संक्रमण की चपेट में आए मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को कोरोना की जाँच कराने की जरूरत नहीं है। अब कोरोना की जाँच कराने
करने की सलाह उन्हीं लोगों को दी गई है जिनकी उम्र काफी ज्यादा है या वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल आसान सी भाषा में कहें तो आप अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, उससे मिलजुल लेते हैं, यानी किसी व्यक्ति से मिलने के बाद आपको पता चलता है कि उसे कोरोना है, तो ऐसे ही मामलों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी लोगों को कोरोना की जांच कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है या वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं तो वो अपनी कोरोना की जांच करा ले। महाराष्ट्र में अब लग गया मिनी लॉकडाउन। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। साथ ही अब दिन में भी लागू रहेगी धारा 144। जी हां, महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर विकराल हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 12 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण को रोकने के लिए बीते रात से पूरे महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लगने जा रही हैं। इसे मिनी लॉकडाउन भी कहा जा रहा है। नए नियमों के अनुसार पूरे महाराष्ट्र में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ ही सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, यानी कि दिन में भी एक साथ एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बाकी नए प्रतिबंधों के तहत स्कूल और कॉलेजों को पहले ही 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि जो स्कूल के ऑफिस है उसे खोला जा सकता है ताकि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। नए नियमों के तहत मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेस, स्विमिंग पूल, स्पा, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर और जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं। अभी हाल ही में मशहूर एक्टर परेश रावल ने जिम न खोलने पर अपनी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट या थिएटर खुल सकते हैं तो फिर जिम क्यों नहीं। तो नए नियमों में अब जिम को खोल दिया गया है। हालांकि 50% क्षमता रहेगी। 50% क्षमता का मतलब यह है कि अगर कहीं पर बैठने की 100 सीटें हैं तो वहाँ पर केवल 50 लोग ही बैठ सकेंगे ताकि एक दूसरे के बीच अच्छी दूरी मेंटेन हो सके। साथ ही नए नियमों के अनुसार विवाह का कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, 50 से ज्यादा लोगों को इन मामलों में नहीं बुलाया जा सकता। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए केवल 20 लोग ही जा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, कोरोना की इस बार की लहर पुलिस कर्मियों पर भी भारी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले 48 घंटे में 114 पुलिस कर्मी भी संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। साथ ही 2 पुलिस कर्मियों की जान भी चली गई है। फिलहाल पुलिस के मामले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 523 है, यानी कुल 523 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। यूपी सरकार ने भी कोरोना को लेकर जारी किए नए नियम। नए निर्देश के तहत अब सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों में केवल 50% क्षमता के साथ होगा काम, बाकी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। जी हां, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50% की क्षमता से कर्मचारी रोटेशन पर काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को उच्च स्तरीय टीम 9 के साथ कोविड के हालात की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय में 50% से ज्यादा कर्मचारी कार्यालय में नहीं हो सकते। हालांकि इस दौरान काम प्रभावित न हो, इसके लिए वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों की बड़ी मुश्किलें। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना से जुड़े नियम हुए सख्त। रेस्टोरेंट और बार को किया गया बंद। हालांकि खाना पैक कराकर ले जाने की होगी छूट। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के सभी बार बंद कर दिए गए हैं। वहीं रेस्टोरेंट में भी बैठ के खाने की सुविधा अब नहीं होगी। यहाँ सिर्फ खाना पैक करवाया जा सकता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। हालात की समीक्षा के बाद तय किया गया कि अभी लॉकडाउन लगाने का वक्त नहीं है। हालांकि इसकी जगह कोरोना के नियमों में सख्ती की जा रही है। इसके अलावा फिलहाल मेट्रो और बसें पहले की तरह 100% क्षमता के साथ चलती रहेंगी। साथ ही दिल्ली सरकार का ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए और लोगों पर कम से कम प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि कामकाज में आसानी हो। हालांकि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से आने वाले दिनों में कोरोना से जुड़े नियम और ज्यादा सख्त हो सकते हैं। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री CM बसराव, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट आ गए हैं कोरोना की चपेट में। जी हां, देश में कोरोना तेज रफ्तार के साथ अपने पांव को पसार रहा है। इसी दौरान भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, साथ ही बिहार के CM नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी हल्के लक्षणों के साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। जाहिर सी बात है, कोरोना की चपेट में आने के बाद इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, यानी कुछ दिन अकेले ही रहेंगे।
खतरनाक होती कोरोना की तीसरी लहर पे भारत सरकार का अलर्ट। अस्पताल में भर्ती होने वाले संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। जी हां, भारत सरकार ने राज्यों को कोरोना की मौजूदा लहर को देखते हुए चेतावनी दी है। भारत सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय में देश में जो एक्टिव केस हैं, उनमें से 5 से 10% में ही हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। यानी कि अभी जो कोरोना के टोटल मरीज हैं, तो इनमें से 5 से 10% लोगों को ही हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, बाकी लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। हालांकि इसी को लेकर भारत सरकार ने राज्य सरकारों को चेतावनी दी है और कहा है कि ये हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में जो हॉस्पिटलों में जो मरीजों की संख्या है कोरोना वायरस की, वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी के मुकाबले हालात बदल सकते हैं। ऐसे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक्टिव केसेस पे नजर रखने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र में लिखा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक्टिव केसों के 20 से 23% मामलों में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी थी। अब जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, तो इसकी रफ्तार तेज होती जा रही है। अभी हाल ही में 10 दिन पहले रोजाना केवल 10,000 से 15,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब रोजाना 2-3 दिनों से 1.5 लाख से भी ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं कोरोना वायरस के। इसी की वजह से आने वाले दिनों में हॉस्पिटलों का काम बढ़ सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो केंद्र सरकार का ये कहने का मतलब है कि राज्य सरकारों को पहले से ही तैयार रहना चाहिए। इसी की वजह से राज्यों से कहा गया है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड को या आईसीयू बेड को, ये जो वेंटिलेटर सपोर्ट है, उस पर नजर रखें, ताकि आने वाले दिनों में जैसे ही इसकी जरूरत पड़े तो इसका इस्तेमाल किया जा सके। भारत में लगातार 5वें दिन भी आए बीते रोज 1 लाख से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इस वाली लहर में पहली बार केवल एक दिन में मिले हैं करीब 1,80,000 कोरोना वायरस के नए मरीज। जी हां, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में 1 लाख से ज्यादा डेली केस आना अभी भी जारी है। लगातार 5वें दिन यानी कि बीते रोज एक बार फिर से 1 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। जानकारी के मुताबिक बीते सोमवार को रात 8:30 बजे तक यानी कि लगभग 24 घंटे के दौरान में 1,11,225 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान 248 लोगों की जान भी गई है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 36,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। बाकी फिलहाल अभी जिन लोगों का इलाज चल रहा है, जो लोग कोरोना से संक्रमित है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 7,23,619 हो गई है। जानकर हैरानी होगी कि अभी से 10 दिन पहले ये 7 लाख का आंकड़ा 75,000 के आसपास था। बिहार के 38 जिलों में फैला कोरोना संक्रमण। अकेले पटना में मिले हैं 2500 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। जी हां, बिहार में बीते सोमवार को एक बार फिर कोरोना वायरस का बड़ा विस्फोट हुआ। बिहार में बीते रोज कोरोना के 4700 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि रविवार की तुलना में ये 300 कम है, क्योंकि अभी हाल ही में रविवार को 5,022 नए मरीज मिले थे कोरोना वायरस के। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य के 38 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण फैल चुका है। हालांकि फिलहाल बिहार के 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना के सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। इन 6 जिलों में शामिल है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय और बाकी नंबर 1 पे है पटना, यानी सबसे ज्यादा मरीज पटना में हैं। आधार की तर्ज पर मिलेगा आरपीएससी का यूनिक कोड। पोर्टल पे कराना होगा रजिस्ट्रेशन। फॉर्म भरने में फिर बचेगा 30 मिनट का समय। जी हां, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में अब कैंडिडेट को आधार कार्ड की तर्ज पर एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, यानी कि एक आईडी मिलेगी। इसके बाद फिर आने वाले दिनों में इसी यूनिक आईडी से आरपीएससी की ओर से होने वाले एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। आपको बता दें, इस सुविधा की डिमांड काफी लंबे समय से चल रही थी, तो फाइनली अब इसे मान लिया गया है। वैसे आपको बता दें, आने वाले दिनों में इस तरह की सुविधा देश के दूसरे राज्यों में भी आ सकती है। अगर आपको इस सुविधा के बारे में समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि जब भी कोई कैंडिडेट किसी भर्ती के लिए आवेदन करेगा, तो उसको पहली बार अपनी जानकारी देनी होगी। साथ ही में जो भी प्रूफ वगैरह होते हैं वो अपलोड करेगा। तो पहली बार अपनी सारी जानकारी देने के बाद कैंडिडेट को एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर जब भी वैकेंसी निकाली जाएगी उस वाले आयोग की तरफ से, तो उसे बार बार अलग अलग वैकेंसी के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा और बार बार अपने प्रूफ को अपलोड नहीं करना होगा। केवल वो अपना यूनिक नंबर डालेगा और काम हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह की सुविधा की शुरुआत राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से की गई है। अगर इसकी शुरुआत यूपीएसएससी की तरफ से हो जाएगी तो फिर उसमें भी ऐसे ही होने लगेगा। कैंडिडेट को बस एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी सभी जानकारियां देनी है। उसके बाद यूपीएसएससी की जो भी वैकेंसी आएगी उसमें बार बार फॉर्म नहीं भरना होगा। कैंडिडेट्स को जो एक यूनिक आईडी मिलेगा उसी से काम हो जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तीसरे टेस्ट मैच में खेलने के लिए तैयार हूं। जी हां, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली साउथ अफ्रीका दौरे पर पहली बार मीडिया के सामने आए। कप्तानी विवाद पे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया।
मौजूदा टेस्ट सीरीज और अपनी बैटिंग फॉर्म पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। फिटनेस के मामले में विराट ने अच्छी खबर दी। जानकारी के मुताबिक अब वो फिट है, उनकी सेहत सही है। इसी की वजह से अब वो तीसरा मुकाबला खेलेंगे, यानी साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज का जो तीसरा मैच होने वाला है। साथ ही विराट कोहली ने कहा कि मैं टीम के लिए काम करता हूँ, बाहर वाले क्या बोलते हैं इस पर ध्यान नहीं देता। एयरलाइन कंपनी इंडिगो का बड़ा फैसला, 31 जनवरी तक बदलाव शुल्क नहीं लेगी एयरलाइन कंपनी। साथ ही कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से 20% उड़ानें होंगी रद्द। ओमिक्रॉन का है ये असर। जी हां, इंडिगो ने बीते रविवार को कहा कि कोरोना के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उसने अपनी 20% उड़ानों को रद्द करने का फैसला किया है और वो ग्राहकों की जरूरत को देखते हुए 31 मार्च तक की यात्रा में बदलाव के लिए कोई भी फीस नहीं वसूलेगी। हालांकि यात्रा में बदलाव 31 जनवरी से पहले करना होगा। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, आम दिनों में अगर आपने किसी तारीख की टिकट बुक कर ली है, हालांकि किसी कारण की वजह से आप चाहते हैं यात्रा की तारीख को बदलना, तो इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। पर फिलहाल कोरोना के मामलों को देखते हुए 31 जनवरी तक के लिए इसमें छूट दी गई है। सर्दियों में रात को स्वेटर पहन के सोने से हो सकती है कई बीमारियां। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। जी हां, भास्कर.com की तरफ से ये आर्टिकल साझा किया गया है, जो कि सभी के लिए काफी काम का हो सकता है। आर्टिकल में लिखा है कि आमतौर पे सर्दियों में ठंड से बचने के लिए कई लोग ऊनी कपड़े पहन के सोना पसंद करते हैं। इसके अलावा कड़ाके की ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए कई लोग गर्म कपड़ों की लेयर पहनते हैं। जाहिर सी बात है, इससे ठंड से राहत तो मिल जाती है, लेकिन गर्माहट भरी नींद पाने का ये तरीका स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्वेटर या ऊनी कपड़े पहन के सोने से आपके शरीर पे कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा ऊन के क्वालिटी के कारण होता है। जानकारी में बताया गया है कि सर्दियों में शरीर के ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं। ऊनी कपड़े पहन के सोने पर शरीर तो गर्म हो जाता है, लेकिन शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिससे बेचैनी, घबराहट और बीपी की समस्या हो सकती है। साथ ही बताया गया है, अच्छी नींद के लिए बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, मगर स्वेटर पहनने पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। स्वेटर पहनने पे बॉडी का टेम्परेचर अंदर से ट्रैप हो जाता है। इस कारण रात को सोते वक्त बेचैनी महसूस हो सकती है। साथ ही इसकी अगली सुबह आपको थकान और आलस भी महसूस हो सकता है। साथ ही बताया गया है कि ये डायबिटीज या हार्ट के मरीजों के लिए और ज्यादा खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक गर्म कपड़े के रेशे सामान्य कपड़ों के रेशे की तुलना में मोटे होते हैं। उनके बीच कई एयर पॉकेट होते हैं जो एक इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं। सर्दियों में जब हम स्वेटर पहन के कंबल में सो जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो शरीर का ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर डायबिटीज और हार्ट के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही आपको बता दें, कई तरह की एलर्जी तो वो ऊनी के बजाय कॉटन के मोजे पहन सकता है। पसीना सूखने के कारण कॉटन के मोजे पैरों के लिए आरामदायक होते हैं। बाकी इस टॉपिक से जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर इसे देखा जा सकता है। बीते रोज से केंद्र सरकार बेच रही है सस्ता सोना। आने वाले 14 जनवरी तक है खरीदने का मौका। जी हां, नए साल की शुरुआत में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो इससे जुड़ी आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल मोदी सरकार बीते रोज से सस्ता सोना बेच रही है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, ये सोना फिजिकल रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत। जानकारी के मुताबिक सरकार की ये स्कीम 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 2022 तक चलेगी। अगर आप इस वाली स्कीम के दौरान सोना खरीदते हैं तो आपको मार्केट के मुकाबले प्रति ग्राम पर 50 रुपए की बचत होगी। फिर जब आने वाले दिनों में सोने के दाम बढ़ेंगे तो आपका फायदा होगा। ध्यान रहे कि आपको फिजिकल रूप से सोना हाथ में नहीं दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, इस तरह के गोल्ड को सेम ऐसे ही खरीदा जाता है जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं शेयर बाजार में। अब सोने की बात चली है तो आइए आपको अगली खबर में बताते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, जैसा कि आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत हमने आपको बताया कि आने वाले फरवरी के महीने में बैंक कर्मचारी पूरे देश में हड़ताल करेंगे और ये हड़ताल इसलिए होगी कि सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेट ना करे। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अगर सरकार सरकारी बैंकों को प्राइवेट करती है तो इससे आम जनता का फायदा होगा या नुकसान होगा। इस पर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। फिर कमजोर हुआ सोना, चांदी के दाम में भी आई गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हां, सोने के दाम में एक बार फिर से 54 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 46,448 रुपए है।
इंडिया बेस्ट डांसर 2 फिनाले में सौम्या कामले बनी शो की विनर। ट्रॉफी के साथ जीते 15 लाख रुपए और एक स्विफ्ट कार। जी हाँ, पॉपुलर डांस रियलिटी शो इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 2 में सौम्या कामले को इस सीजन का विनर घोषित किया गया है। उन्हें एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए का चेक, साथ ही में एक मारुति स्विफ्ट कार भी गिफ्ट में दी गई है। साथ ही उनकी कोरियोग्राफर वर्तिका झा को भी 5 लाख रुपए के चेक से सम्मानित किया गया है। मुंबई दिल्ली में केवल 5 दिन बाद आ सकता है कोरोना का पीक। आईआईटी के प्रोफेसर ने किया दावा कि देश में फरवरी में रोजाना आएंगे 8 लाख तक नए केस। साथ ही कहा कि कोरोना की तीसरी लहर मार्च के मध्य तक चल सकती है। जी हाँ, देश में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान रोजाना ही कई दिनों से 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि फरवरी की शुरुआत में तीसरी लहर का पीक आ सकता है, यानी रोजाना नए आने वाले मामले अपने चरम पर होंगे, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर। जानकारी के मुताबिक तब रोजाना 4 लाख से 8 लाख नए मरीज मिल सकते हैं कोरोना वायरस के। हालांकि दिल्ली और मुंबई के लिए ये कहा गया है कि यहाँ पे पीक 15 जनवरी तक ही आ सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो दिल्ली और मुंबई में 15 जनवरी तक ही कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, ये दावा आईआईटी कानपुर के मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने किया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 15 मार्च के आसपास देश में तीसरी लहर पार होने की संभावना है, यानी कि उस समय से कोरोना के मामले कम होने लगेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर एक और अलग कारण से बन रही है आफत। दरअसल दिल्ली हॉस्पिटल के 800 डॉक्टर हो चुके हैं कोरोना से पॉजिटिव। संक्रमण ऐसे ही फैलता रहा तो इलाज मिलना हो जाएगा मुश्किल। जी हाँ, सरकार वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन बेड, साथ ही बिल्डिंग सब कुछ पैसे से खरीद सकती है, लेकिन डॉक्टर्स को पैसे देकर एक झटके में नहीं खरीदा जा सकता। एक रेजिडेंट डॉक्टर तैयार करने में 1 दशक लगता है, यानी कि 10 साल लगते हैं। जानकारी के मुताबिक अभी राजधानी दिल्ली में 700 से 800 डॉक्टर खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आपको बता दें, ये सारी बातें खुद ईएसआई हॉस्पिटल के एक रेजिडेंट डॉक्टर रोहन कृष्ण ने की है और फिलहाल ये भी कोरोना से संक्रमित हैं। इसी की वजह से कोरोना का खतरा राजधानी दिल्ली में थोड़ा अलग तरीके से भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही संक्रमित हो जाएंगे तो फिर इलाज कौन करेगा। अमेरिका में मिला एक और खतरनाक वायरस। अब इसके लिए भी जारी कर दिया गया है अलर्ट। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि इसी के बीच अमेरिका में एक खतरनाक वायरस पाया गया है। रैबिट हेमोरेजिक डिजीज वायरस 2 है। जानकारी के मुताबिक कुछ जंतुओं के लिए ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में सर्दियों के दौरान लोग खरगोश का शिकार करते हैं। प्रशासन ने शिकारियों को सावधान रहने की सलाह दी है। कहा गया है कि अगर वो वायरस से संक्रमित खरगोश को घर पे लाते हैं तो बड़ी परेशानी हो सकती है। असल में ये जो रैबिट नाम का वायरस है, ये खरगोश को संक्रमित करता है। हालांकि खरगोश के बाद फिर ये दूसरे जीव जंतुओं में जा सकता है। इसी की वजह से ये भी कहा गया है कि अभी अगर खरगोश को हाथ लगाते हैं तो हाथ को अच्छी तरह से धोएं। साथ ही प्रशासन ने लोगों से ये भी कहा है कि फिलहाल जंगली खरगोशों को ना खाएं। अगर ये वाला वायरस इंसानी शरीर में पहुंच जाता है तो परेशानी में डाल सकता है। आसान सी भाषा में कहें तो ये वायरस इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही कहा गया है कि इस वायरस की वजह से इंसान रुलारेमिया नाम की बीमारी का शिकार हो सकता है, जो कि जानलेवा तक होता है। तो दोस्तों, आज 11 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।